तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। W.B. येट्स की एक बहुत ही मशहूर और सच कहूं तो गहरी कविता सेलिंग टू बाइजेंटियम की दुनिया में। इस विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बूढ़ा होता शरीर कला के जरिए हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने का रास्ता खोजता है। तो बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो इस सफर का हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले कवि की दुविधा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि वो प्राकृतिक दुनिया को क्यों नकारते हैं, और फिर उनकी आत्मा की उस यात्रा पर चलेंगे जो आखिर में कला में अमर हो जाती है। कह सकते हैं कि ये इस कविता को परत दर परत खोलने का हमारा रोड मैप है। ठीक है, तो सबसे पहले इस शानदार सफर को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सफर शुरू ही कहाँ से हुआ। मतलब इस कविता के पीछे की असल वजह क्या थी और खुद कवि के हालात उस वक्त कैसे थे। अब देखिए, इस कविता की जड़ में जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है। सोचिए, 60 साल के येट्स, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका इतना जबरदस्त दिमाग, उनकी आत्मा एक कमजोर होते शरीर में जैसे कैद हो गई है। ऊपर से उनके अपने देश आयरलैंड में गृह युद्ध का माहौल था, तो वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। ऐसे में उनके लिए बाइजेंटियम सिर्फ एक शहर का नाम नहीं था, बल्कि वो एक सपना था, एक आदर्श, एक ऐसी जगह जहां कला, रूहानियत और जिंदगी सब एक हो जाते हैं। तो चलिए अब सीधी कविता के अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कवि को अपने आसपास की दुनिया से इतनी बेगानगी क्यों महसूस हो रही है। कविता की पहली ही लाइन देखिए, ये बूढ़ों के लिए कोई देश नहीं है। मतलब कवि एकदम साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो प्रकृति है, ये तो बस जवानों के लिए है, जो पैदा होने, जीने और मरने के एक ही चक्र में फंसे हुए हैं। उनके मुताबिक ये एक ऐसी जगह है जहां अजर बुद्धि के स्मारकों यानी कि महान कला और ज्ञान की कोई पूछ ही नहीं है, कोई कद्र नहीं है। वो अपने चारों तरफ जिंदगी का जश्न तो देखते हैं, जवान प्रेमी हैं, चहकते हुए पक्षी हैं, पानी में मछलियां हैं, लेकिन पता है, ये सब कुछ उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी आने वाली मौत की याद दिलाता है। और यहाँ येट्स भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं वो सच में कमाल का है। वो मरती हुई पीढ़ियों और अजर बुद्धि के स्मारकों के बीच एक सीधा सीधा फर्क दिखाते हैं। मतलब एक तरफ है वो जिंदगी जो आज है कल नहीं रहेगी, और दूसरी तरफ है वो कला जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। जिंदगी का ये जो कामुक संगीत है वो आत्मा की आवाज को जैसे दबा ही देता है। तो सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि कवि को ये एहसास हो जाता है कि इस दुनिया में जो सिर्फ वंश बढ़ाने का जश्न मनाती है, एक बूढ़े आदमी के लिए कोई जगह है ही नहीं। तो जब प्राकृतिक दुनिया में कोई उम्मीद नहीं दिखती तो कवि कहाँ जाए? वो अपनी आत्मा की तरफ मुड़ता है, और बस यहीं से उसकी असल यात्रा की शुरुआत होती है। अब दूसरे छंद में हमें इसका हल मिलता है। कवि कहते हैं कि एक बूढ़ा शरीर और कुछ नहीं, बस एक तुच्छ चीज है, बिल्कुल एक डंडे पर लटके फटे हुए कोट की तरह। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है कि आत्मा अपनी कमजोर होती आवाज के बावजूद और जोर से गाए और अपनी असली कीमत पहचानने के लिए समंदर पार करे और उस पवित्र शहर बाइजेंटियम पहुंचे। और ये चीज ना एक बहुत ही गहरे विरोधाभास को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। वो ये कि जैसे जैसे शरीर बूढ़ा और कमजोर होता जाता है, आत्मा वो और भी ज्यादा ताकतवर और मुखर हो जाती है। लेकिन मुश्किल ये है कि उसकी इस महानता को सिखाने या समझने वाला कोई स्कूल, कोई जगह आयरलैंड में है ही नहीं। इसीलिए उसे बाइजेंटियम जाना ही होगा, एक ऐसी जगह जहां जिस्म से ज्यादा कला और बुद्धि की पूजा होती। तो लीजिए, हमारा कवि अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है, और अब वो उस शहर की अमर आत्माओं से एक प्रार्थना, एक गुजारिश करने वाला है। तीसरे छंद में कवि सीधे सीधे सोने की दीवारों पर बने संतों की तस्वीरों से बात करने लगता है। वो उनसे कहता है कि वो आएं और उसकी आत्मा के गायन गुरु बने। उसके बस एक ही प्रार्थना है, एक ही इल्तिजा है, मेरे इस दिल को जलाकर राख कर दो। यह दिल जो दुनिया की इच्छाओं से बीमार हो चुका है और एक मरते हुए जानवर यानी इस शरीर से बंधा है, और मुझे सबसे निकालकर अनंत काल की कलाकृति का एक हिस्सा बना लो। अच्छा, यहाँ 2 आइडिया हैं जो थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। पहला है पर्न इन ए जायर। इसका सीधा सा मतलब है एक गोल चक्कर में घूमना। देखिए, संत हमारी तरह सीधी रेखा में नहीं चलते, मतलब जन्म से मृत्यु तक नहीं, वो समय के कभी ना खत्म होने वाले गोल घेरे में घूमते हैं। और दूसरा आइडिया है शरीर को एक जेल की तरह देखना। यह आत्मा का असली घर नहीं है, बल्कि एक पिंजरा है।
और हाँ, यहाँ एक शब्द है आर्टिफिस, जिसका मतलब होता है बनावटी चीज, लेकिन यहाँ ये एक बहुत ही पॉजिटिव शब्द है। इसका मतलब है हुनर, अमरता और मौत को चुनौती देने वाली कोई रचना। चलिए अब हम कविता के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं, उस शिखर पर जहां कवि आखिरकार ये राज खोलेगा कि वो कौन सा अमर रूप लेना चाहता है। और आखिरी छंद में उसकी ये इच्छा एकदम साफ हो जाती है। वो कहता है कि एक बार जब मैं इस प्राकृतिक दुनिया से आजाद हो जाऊंगा तो फिर कभी कोई कुदरती रूप नहीं लूंगा। नहीं, इसके बजाय वो ग्रीस के सुनारों के हाथ से बना एक सोने का पक्षी बनना चाहता है। सोचिए, एक ऐसी कलाकृति जो कभी नहीं मरती और जो बाइजेंटियम के दरबार के लिए हमेशा हमेशा के लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य के गीत गा सकती है। ये स्लाइड इस पूरे बदलाव का निचोड़ है, इसका सार है। एक तरफ है पहले छंद का प्राकृतिक पक्षी जो जिंदा है, जन्म मृत्यु के चक्र का हिस्सा है और जाहिर है एक दिन मर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ है चौथे छंद का सुनहरा पक्षी, वो बनावटी है, मशीनी है, उसे मौत छू भी नहीं सकती और वो सब कुछ जानता है। वो गुजरे हुए, चल रहे और आने वाले कल तीनों के बारे में गा सकता है। तो हल एकदम साफ है ना? प्रकृति के चक्र को नकार दो और एक कलाकृति बन जाओ। और इस तरह कवि मौत को ही मात दे देता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा है उन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और इस कविता के सबसे बड़े, सबसे गहरे संदेश को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर देखें तो इस पूरी कविता के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला तो है बुढ़ापा और मौत, जो इस पूरी यात्रा की वजह ही है। दूसरा है कला और प्रकृति के बीच का संघर्ष, जहां एक तरफ मौत का चक्र है तो दूसरी तरफ अमरता का प्रतीक। तीसरा है शरीर और आत्मा की लड़ाई, शरीर जो एक मरता हुआ जानवर है और आत्मा जिसे गाने के लिए आजादी चाहिए। और आखिर में ये एक रूहानी यात्रा है, पश्चिम से पूरब की ओर, प्रकृति से कला की ओर एक सफर। और ये स्लाइड एक तरह से कविता की बनावट का निचोड़ है। एक क्विक समरी, ये एक लिरिक पोएम है जो ओटावा रीमा छंद में लिखी है। इसके जो मुख्य प्रतीक हैं वो हैं सोना, जो अमरता दिखाता है, आग जो शुद्धिकरण का प्रतीक है, और पक्षी जो बदली हुई आत्मा को दर्शाता है। और कुछ यादगार लाइनें तो हैं ही, जैसे अजर बुद्धि के स्मारक और एक मरते हुए जानवर से बंधा हुआ। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? आखिर में ये कविता लिखकर येट्स अपनी खोज में सच में कामयाब हो गए। हाँ, वो 1939 में इस दुनिया से चले गए, लेकिन ये कविता, उनका अपना अजर बुद्धि का स्मारक, आज भी हमारे बीच जिंदा है। और ये हमें एक बहुत ही ताकतवर सोच के साथ छोड़ जाती है कि शायद कला ही वो जहाज है जो इंसान की आत्मा को वक्त के समंदर के पार ले जा सकता है। तो क्या सच में कला हमें अमर बना सकती है? ये वो सवाल है जो ये कविता हमारे जहन में हमेशा के लिए छोड़ जाती है।